स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। और जैसा कि सीयूईटी का रिज़ल्ट आ गया है, आप लोगों ने देख भी लिया होगा और अपने मार्क्स कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपको काउंसलिंग की प्रोसेस अभी चालू होने वाली है, मैं आपको नोटिफिकेशन दे दूँगी। आज हम लर्न करेंगे अनार का बोटेनिकल नेम प्यूनिका ग्रेनेटम होता है। मैं आपको एक बात बता दूँ, ये मेहनत मैं आपके लिए कर रही हूँ। मैं ये नोट्स पहले अपने बनाती हूँ, उसके बाद ये एनसीईआरटी से निकाल के लाइनें मैं नोट्स बनाती हूँ, उसके बाद ही वीडियो अपलोड करती हूँ। अनार का नाम तो आपने सुना ही होगा। अनार जो एक शुष्क जलवायु में उग जाता है और अनार काफ़ी प्रसिद्ध है। अनार में विटामिन्स भी होते हैं और ये शरीर के लिए भी अच्छा होता है। और हमारे राजस्थान में काफ़ी मात्रा में अनार उग जाते हैं। अनार का बोटेनिकल नेम प्यूनिका ग्रेनेटम होता है। अनार की फैमिली प्यूनिकेसी होती है। देखो, प्यूनिका ग्रेनेटम, पी और पी फैमिली भी प्यूनिकेसी होती है, इसलिए हम याद रख सकते हैं। ऐसे ट्रिक बना के याद रखेंगे ना, जब ज़्यादा याद रहेगा। अगर हम प्यूनिका ग्रेनेटम याद नहीं होगा तो इसकी फैमिली प्यूनिकेसी याद नहीं होगी। अगर ऑप्शन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे पूछ लिया कि अनार की फैमिली क्या है, केरिकेसी दे दी, प्यूनिकेसी दे दी, फेबेसी दे दी, पोएसी दे दी, तो हम उसमें से अनार यानी इसका बोटेनिकल हमें याद था और फिर पी से हमें याद आ गया इसकी फैमिली तो प्यूनिकेसी है। इस तरीके से हमें ट्रिक बना के चीज़ें याद रखेंगे ना तो ज़्यादा याद रहेंगी। उत्पत्ति स्थान अफगानिस्तान। अनार का उत्पत्ति स्थान अफगानिस्तान है। फल प्रकार ब्लास्टा। अनार का जो फ्रूट टाइप होता है ना वो ब्लास्टा होता है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या 2n बराबर 18 होती है। क्रोमोसोम की संख्या 2n बराबर 18 होती है। देखो, 2n बराबर 18 होती है। देखो, 6, 6, 12 और 6, 18। इसलिए जिसमें 3 अक्षर आते हैं ना उनमें लगभग क्रोमोसोम की संख्या 18 ही होती है। इसलिए देखो, ये ज़रूरी नहीं है सब में 18 होगी, पर अनार में देखो 3 शब्द है। हम कैलकुलेट करेंगे कि 6, 6, 6 3 बार जोड़ेंगे तो 18 आ जाएंगे। फिर इसका जो खाने योग्य भाग होता है ना, ये एरिल होता है। अनार का पुष्पक्रम हाइपोथोडियम होता है। अनार का जो पुष्पक्रम होता है उसे क्या कहते हैं हम, हाइपोथोडियम। ये क्वेश्चन है ना वन लाइनर है और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से इन्हें पूछे जाते हैं, हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। आपको विश्वास नहीं होता तो मैं आपको एक PDF अपलोड कर दूँगी, उसमें से आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि इन क्वेश्चनों से, इन नोट्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने देखे हैं, फिर ही मैंने नोट्स बनाए। अनार का लाल रंग होता है वो एथोसाइनिन वर्ण के कारण होता है। इससे पिछली क्लास में मैंने पपीते की पढ़ी थी। पपीते के अंदर पपीते का पीला रंग केरोटीन के कारण हुआ था और यहाँ अनार का लाल रंग एथोसाइनिन के कारण होता है। और टमाटर का जो लाल रंग है ना वो एथोसाइनिन के कारण नहीं होता, वो लाइकोपीन वर्णक के कारण होता है, ये एथोसाइनिन वर्णक के कारण होता है। लगभग वैसे तो लाल रंग लाइकोपीन के कारण ही होता है, बट अनार में एथोसाइनिन के कारण होता है। राजस्थान में सर्वाधिक अनार उत्पादन जोधपुर व जालौर जिले में करते हैं। कि राजस्थान में है ना सबसे ज़्यादा जो खेती है ना अनार की वो जोधपुर और जालौर। देखो, हमें याद रखना है कि जो जय वाले दोनों नाम है ना उसमें खेती की जाती है अनार की। अगर आपको जैसे जैसे सोचोगे कि जैसलमेर भी आ रहा है, पर जैसलमेर ये सोच लो कि जैसलमेर में कोई भी खेती नहीं की जा सकती है, कोई भी फ्रूट की। सोच लो खेती तो की जाती होगी, पर ये ऐसे याद रखेंगे तो ज़्यादा याद रखेंगे, इसलिए याद रखेंगे कि जय यानी जोधपुर और जालौर। फिर भारत में सर्वाधिक अनार उत्पादन। भारत में जो सर्वाधिक अनार उत्पादन है ना वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र की जो जलवायु है ना वो अनार के लिए एकदम बेस्ट मानी जाती है। फिर अनार सूखा सहन करने वाला भी वृक्ष है। अनार क्या है, अनार सूखा सहन करने वाला भी फल वृक्ष है। देखो, अनार को हम राजस्थान में उगा सकते हैं। राजस्थान में जलवायु भी शुष्क है और यहाँ ज़्यादा बारिश भी नहीं होती है, लिमिटेड बारिश होती है, इसलिए इसे सूखा सहन करने वाला फल वृक्ष माना गया। राष्ट्रीय अनार अनुसंधान संस्थान सोलापुर महाराष्ट्र में स्थित है। अनार की जो संस्थान है ना वो सोलापुर महाराष्ट्र। देखो, याद रखो कि सबसे ज़्यादा अनार कहाँ उगाए जाते हैं, महाराष्ट्र में, और इसीलिए इसका वो जो केंद्र है ना वो है सोलापुर महाराष्ट्र में। फल पकते समय सूखा व गर्म मौसम होने की से मिठास बढ़ जाती है। जिस टाइम फल पक रहे हैं ना उस टाइम है ना शुष्क और गर्म, ज़्यादा गर्म भी नहीं पर लिमिटेड गर्म मौसम होता है ना, तो अनार के जो
अंदर मिठास होती है ना वो काफ़ी बढ़ जाती है, इसलिए ये शुष्क जलवायु का होता है। अनार उत्कृष्टता केंद्र डिडोला जयपुर में स्थित है। अनार का जो उत्कृष्टता केंद्र है ना वो क्या है, कहाँ स्थित है, डिडोला जयपुर में। विश्व में सर्वाधिक अनार उत्पादन भारत में ही होता है। भारत को नंबर 1 अनार उत्पादन में माना गया। जैसे देखें तो लगभग सभी फ्रूटे में अनार को 1 नंबर पर ही माना गया। अनार का जूस कुष्ठ रोगियों के लिए लाभदायक माना जाता है। जो कुष्ठ रोगी होता है ना उनके लिए अनार का जूस काफ़ी लाभदायक माना जाता है। वैसे तो देखें तो हम सभी जो रोगी होते हैं ना उनको अनार का जूस पिलाएंगे तो उनमें भी ताकत आती है। सभी रोगों के लिए ये लाभदायक होता है। अनार चाय व आंवला की छाल में टेनिनिन पाया जाता है। देखो अनार में, चाय में और आंवला की जो छाल होती है ना, छाल आपको जानते ही होंगे, जो पेड़ पे लगी होती है, जो छोटे छोटे ऐसे दिखाई देती है अलग से, उनमें टेनिनिन पाया जाता है। अनार में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ यानी TSS, ये TSS 14 से 16 ब्रिक्स पाई जाती है। TSS क्या होती है, ये ना कुल घुलनशील ठोस पदार्थ होता है। क्या होता है, कुल घुलनशील ठोस पदार्थ होता है। जैसे हम अनार से, जैसे हम अनार का जूस बनाएंगे और उसे प्रिडक्शन करने के लिए हम स्टोरेज करेंगे ना, इसलिए TSS की मात्रा है ना उस टाइम ज़्यादा याद रखनी पड़ती है। अनार में सिट्रिक अम्ल 0.75 से 1.5% पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सिट्रिक अम्ल की मात्रा कितनी होती है अनार में। एग्जिट इनके 20 में आ जाती है। हम कभी कभी सोच लेते हैं ना कि एग्जिट यही मात्रा आएगी, ये कन्फर्म नहीं होती है। जैसे वो देते हैं 0.75 से 1.4% पाई जाती है कि अनार में। तो ये क्वेश्चन हमें इसके अंडर में जो आ रहा है ना वो सही करके आना होता है। अनार आयरन का उत्तम स्रोत माना जाता है। अनार को आयरन का उत्तम स्रोत मानते हैं। प्रवर्धन कलम, लेयरिंग और बीज द्वारा। देखो अनार का प्रवर्धन कलम द्वारा भी कर सकते हैं, लेयरिंग द्वारा भी कर सकते हैं और बीज द्वारा भी कर सकते हैं। जलवायु उपोष्ण जलवायु, देखो हमारे राजस्थान में तो उपोष्ण जलवायु है, इसलिए ये अनार अच्छे से अपनी वृद्धि कर सकता है। रोपण का समय, अनार को जुलाई और अगस्त महीने में अच्छी तरीके रोपने का एकदम सही टाइम होता है। देखो इस टाइम है ना बारिश का भी मौसम होता है। इस टाइम हम अगर अनार की बुआई करेंगे तो हमें काफ़ी लाभदायक होगा। गड्ढों का आकार 75 × 75 × 75 सेमी रखा जाता है। देखो एक पौधे एक गड्ढे से दूसरे गड्ढे की जो बीच की दूरी है ना वो 75 सेमी रखी जाती है। पौधरोपण के 3 वर्ष बाद फलन शुरू हो जाता है। 3 वर्ष तक हम इसकी अच्छे से देख रेख करेंगे, उसके बाद इसमें फलन आना शुरू हो जाता है और अनार का पौधा अच्छी खासी हमें उपज देता है। उन्नत किस्में, नरम बीज वाली किस्में, ये जो किस्में है ना ये इसके बीज है ना काफ़ी नरम होते हैं। जैसे गणेश हो गई, बेसनी सीडलेस हो गई, पेपर सील हो गई, ज्योति हो गई, जालोर सीडलेस होगी, मृदुला जोधपुर हो गई, रेड जी होगी, भगवा सिंदूरी हो गई। देखो जालोर जोधपुर ये क्या थे, इसमें सबसे ज़्यादा उगाए थे ना, राजस्थान में सबसे इनमें ज़्यादा थे ना, ऐसे याद रख सकते हैं। सबसे ज़्यादा इनमें थे, इसलिए हाँ ये हमने पहले भी पढ़ा है। ऐसे करके हम याद रखेंगे ना तो ज़्यादा याद रखेंगे। कठोर बीज वाली, ये नरम बीज वाली है ना, ये तो थोड़ी सी नम होती है। और कठोर वाली ये काफ़ी ज़्यादा कठोर नहीं होती है पर थोड़ी सी होती है। इसका बीज है ना जो हाथों से ऐसे जल्दी से पींचा नहीं जाता। कंधारी या फिर आलंदी, अन्य किस्में फूले, रक्ता, मस्कट, B26, सुपर भगवा, ये अन्य किस्में हैं। अब इन किस्मों के साथ इनकी विशेषताएं भी हैं। देखो पहली है जोधपुर रेड, सूखा करने वाली किस्म है, फल पटने की समस्या होती है। जोधपुर रेड है ना ये किस्म है ना सूखा सहन कर सकती है पर इसमें ना फल फटने की है ना काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश रहती है। पेपर सेल नरम बीज वाली होती है। पेपर सेल जो किस्म होती है ना वो नरम बीज वाली है। ये बार बार मैंने इसलिए रखा है, यहाँ पे भी लिखा है और यहाँ पर भी लिखा है, इसलिए रखा है कि यहाँ पे अगर हम पढ़ के आएंगे फिर यहाँ से वापस पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा याद रहेगी। फिर है भगवा सिंदूरी, देखो भगवा सिंदूरी मैंने यहाँ पे भी लिखा है क्योंकि यहाँ पे तो सब याद रखेंगे ना तो पहले हम पढ़ लेंगे, फिर यहाँ पे इसकी दूसरी विशेषता पढ़ेंगे ना जो ज़्यादा याद रहती है हम लोगों को। मस्तानी या फिर जय मास्टर के नाम से भी जाना जाता है। भगवा सिंदूरी को मस्तानी या फिर जय मास्टर भी नाम से भी जाना जाता है। चमकीले लाल रंग की किस्म होती है, निर्यात के लिए उपयुक्त किस्म होती है, भंडारण क्षमता अच्छी होती है, रोग रोधी किस्म है, देरी से पकने वाली किस्म है। देखो
जो भगवान सिंदूरी किस्म है ना, ये सभी के लिए उपयुक्त होती है। जैसे हम भंडारण भी कर सकते हैं, निर्यात भी कर सकते हैं। ये रोग रोधी किस्म भी है, इसलिए इसको काफ़ी बेस्ट माना जाता है। फिर है अम्लीदान, गणेश प्रवर्धन करा के नन्हा के संकरण से विकसित की। देखो, गणेश और नन्हा के बीच में संकरण करा के अम्लीदान किस्म विकसित की गई है। ये देखो, अम्लीदान किस्म विकसित की गई है। अब है वंडरफुल। वंडरफुल तो हम देखते हैं, नाम ही ऐसे लगता है वंडरफुल। यूएस की किस्म है, औसत फलों का वजन सर्वाधिक होता है। ये ना यूएस की किस्म है। देखो, मान लो कि वंडरफुल, वंडरफुल क्या है का एक इंग्लिश का वर्ड है। मान लिया कि वंडरफुल इंग्लिश का वर्ड है, इसलिए मानते हैं ये यूएस की किस्म है। यूएस में इंग्लिश बोली जाती है, इसलिए याद रख सकते हैं यूएस की किस्म है। वंडरफुल इंग्लिश वाला नाम दिखे, हाँ ये तो यूएस की किस्म है। इसमें ना सभी फलों से ज़्यादा जो बाकी जो फल होते हैं ना, उनसे सभी से ज़्यादा इसका वजन होता है। फिर है जालोर सीडलेस, राजस्थान के लिए उपयुक्त किस्म है, सूखा सहन करने वाली किस्म है, क्षारीय भूमि सहन करने वाली किस्म है। जालोर सीडलेस जो किस्म होती है ना, ये राजस्थान के लिए उपयुक्त है। देखो, जालोर यानी राजस्थान में आएगा, तो इसलिए हम याद रखेंगे कि ये राजस्थान के लिए उपयुक्त है। सूखा सहन कर सकती है, क्षारीय मध्य भूमि भी ये सहन कर सकती है। गणेश महाराष्ट्र में प्रचलित किस्म है, आलंदी से भी चयनित है। गणेश जो किस्म है वो महाराष्ट्र की प्रचलित किस्म है। कंधारी विदेशी अनार है, हिमाचल प्रदेश में उगाई जाती है। देखो, हिमाचल प्रदेश में कौन सी उगाई जाती है? कंधारी। अरक्ता पर संस्करण हेतु उपयोगी होती है। मृदुला गणेश संकरण गुअल ए सहा रेड से विकसित गहरे लाल रंग की फल वाली होती है। रूबी आई अचार द्वारा विकसित है। रूबी जो किस्म है वो आई अचार द्वारा विकसित की गई है। ढोलका गुजरात की प्रचलित किस्म है। देखो, गुजरात में ना जो नृत्य किया जाता है उसका क्या नाम होता है? ढोलका। इसलिए हम याद रख सकते हैं कि ढोलका गुजरात की प्रचलित किस्म है। भार नियंत्रण, देखो भार नियंत्रण आना अमरूद में और अनार में दोनों में भार नियंत्रण होता है। देखो, मृग भार जुलाई और अगस्त में। पुष्पन आने का समय क्या होता है? जुलाई अगस्त। फलन आने का नवंबर दिसंबर। फिर है हस्तभार अक्टूबर नवंबर और फलन आने का फरवरी मार्च। अम्बे भार फरवरी मार्च में तो पुष्पन आने का समय होता है, फलन जुलाई और अगस्त में फलन आते हैं। राजस्थान के लिए मृग भार उपयुक्त मानी जाती है। देखो, जुलाई अगस्त में अच्छी खासी बारिश होती है, तो यहाँ पे पुष्पन आ जाता है। और नवंबर दिसंबर में ऐसा मौसम होता है कि वो ना तो ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा सर्दी होती है, इसलिए ये फलन का उपयुक्त समय माना जाता है। इसलिए राजस्थान में मृग भार उपयुक्त मानी गई। अब है अनार के प्रमुख कीट। अनार की तितली। अनार की तितली है ना, इसके बचाव के लिए अनार को बटर पेपर से ढक देना चाहिए। देखो, एक पतली सी पन्नी आती है, उसको अनार से पूरी तरह से ढक देंगे तो अनार की तितली नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और इसका नियंत्रण जिब्रेलिक अम्ल या छिड़काव करके भी किया जा सकता है। पेपर से भी ढक सकते हैं और जिब्रेलिक अम्ल का भी छिड़काव। प्रमुख रोग। अनार के प्रमुख रोग पत्ती धब्बा रोग कवक द्वारा होता है। अनार का जो पत्ती धब्बा रोग होता है ये पत्तियों को सड़ा देता है। ये कवक द्वारा होता है, जो छोटे छोटे स्पॉट से बन जाते हैं। मैं आपको बताऊँ कैसे बनते हैं। मान लो ये पत्ती है और इस पे ऐसे 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 छोटे छोटे स्पॉट से बन जाते हैं। अनार का जीवाणु अंगमारी रोग, ये जेंथोमोनास एक्जेनोपोडिस द्वारा होता है। जो अंगमारी रोग होते हैं ना, वो जेंथोमोनास एक्जेनोपोडिस द्वारा ही ज़्यादा होते हैं। महाराष्ट्र में इस बीमारी को तेल्या रोग या फिर नोडल ब्लाइट के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र में इसके दो नाम होते हैं, एक तो तेल्या रोग और एक नोडल ब्लाइट के नाम से भी जाना जाते हैं। अब है अनार के दैहिक विकार। देखो, फल फटना। फल फटने की बहुत सी अलग अलग फल फटने के बहुत सी किस्म होते हैं जिनमें फल फट जाते हैं। और एक जो प्रचुर थी, जो मैंने आपको बताई भी थी, आप उसका नाम कमेंट में ज़रूर बताएं। अब मैं आपको बताती हूँ, उसका नाम है जोधपुर रेड, जो उसमें मुख्यतः फल फटने की
समस्या बनी रहती है। इसका नियंत्रण बोरेक्स का छिड़काव, देखो जो बोरेक्स का मिश्रण होता है ना उसका छिड़काव करते हैं। फिर है एनएचएम, 2005 में शुरू किया गया नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, 2005 में शुरू किया गया नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन 2005। 2012 में इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के तहत डिंडोला बस्ती जयपुर में अनार उत्कृष्टता केंद्र खोला गया। 2012 में इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के तहत डिंडोला बस्ती जयपुर में क्या खोला गया? उत्कृष्टता केंद्र। बस पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलना। कमेंट में बताना मैं कैसा पढ़ा रही हूँ। थैंक यू।